वेलकम टू संडे कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मनोहरपुर गांव में राम स्वरूप एक ईमानदार किसान रहता था। उसका बेटा विकास बाहर शहर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। वे पढ़ाई में अच्छा था तथा खूब मेहनत करता था। सुबह का समय था। राम स्वरूप आंगन में बैठकर पानी पी रहा था और उसकी पत्नी शांति साफ सफाई में लगी हुई थी। पर राम स्वरूप के कानों में तो बस एक ही आवाज गूंज रही थी, साहूकार लाला ओम प्रकाश के कर्ज की रकम और उस पर लगने वाला ब्याज। जब उसकी पत्नी शांति रसोई में खाना बना रही थी, तब या तो धुएं ने उसकी आंखों में पानी भर दिया था या फिर वो चिंता के आंसू थे। ये कहना मुश्किल था। तभी राम स्वरूप आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ जी? आप क्या सोच रहे हैं? वही पुरानी बात शांति। लाला का कर्ज, अगले महीने कर्ज की रकम का पैसा कहाँ से लाऊंगा, यही सोच रहा हूँ। फसल को तो अभी 2 महीने दूर हैं। हमने तो अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी गिरवी रख दिया है। आप और क्या देंगे? हमारे पास और कुछ बचा ही नहीं है शांति, बस ये घर और वो जमीन जिसके सहारे हम जी रहे हैं। ये बातचीत उनके घर में रोज की हो चुकी थी। राम स्वरूप का बेटा विकास बाहर शहर में पढ़ाई कर रहा था। उसे भी हर महीने तैयारी के लिए पैसे चाहिए थे। उसकी महत्वाकांक्षा ने राम स्वरूप को लाला ओम प्रकाश के चंगुल में धकेल दिया था। एक पिता का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, एक किसान का बेटा पुलिस की वर्दी पहने, लेकिन इस सपने की कीमत उसकी आजादी और शांति थी। लाला ओम प्रकाश गांव का सबसे धनी और सबसे घमंडी आदमी था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच एक राजमहल की तरह खड़ी थी, जबकि आसपास के घर मिट्टी के थे। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी, जहां वो न सिर्फ सामान बेचता था बल्कि कर्ज भी देता था। और उनका ब्याज इतना ज्यादा था कि एक बार जो उसके जाल में फंस जाता, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता था। कर्ज तो राम स्वरूप की मजबूरी थी, उसी का फायदा लाला उठा रहा था। राम स्वरूप खेत की ओर चल रहा था, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बस लाला का चेहरा घूम रहा था। मोटा चेहरा, चमचमाती आंखें और ऐसी मुस्कान जो दिल में डर पैदा कर देती थी। लाला ओम प्रकाश अपनी दुकान के बाहर बने बरामदे में चारपाई पर लेटकर आराम कर रहा था। उसके सामने एक चाय की प्याली रखी थी और उसके हाथ में एक हिसाब किताब की किताब थी। उसकी उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन सुविधाओं और आराम ने उसे और भी ज्यादा भारी बना दिया था। उसके पास बैठे थे 2 आदमी, कालू और सिपाही। ये दोनों उसके चमचे और सुरक्षा गार्ड थे। दोनों ही मांसपेशियों से भरे हुए थे और गांव वाले इनसे बहुत ज्यादा डरते थे। कालू, आज राम स्वरूप के कर्ज चुकाने का दिन है ना? हाँ हाँ मालिक जी। हाँ हाँ लाला जी, लेकिन सुना है कि उसके पास पैसे नहीं है। लगता है वो कर्ज की रकम चुका नहीं पाएगा। तो क्या हुआ, उसके पास तो अभी घर है ना, उसकी जमीन का एक हिस्सा अभी बचा है। हमें वही चाहिए। अच्छा हुआ कि उसके पास पैसे नहीं हैं। जमीन सड़क के किनारे है, बेहद कीमती है। मुझे उसकी जमीन हड़पनी है। लेकिन लाला जी, अगर हम उसका घर ले लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? तो क्या हुआ, वो सड़क पर सोए या नदी में कूद जाए, मेरा कर्ज तो चुकाना ही होगा। कर्ज लेना आसान है, चुकाना मुश्किल, यही तो नियम है। लाला कालू और सिपाही से कहता है। दोपहर के बाद उसके घर जाना और उसे साफ साफ बता देना कि अगर उसने इस बार कर्ज की रकम नहीं दी तो हम उसके घर को जब्त कर लेंगे। दोपहर का समय था। राम स्वरूप खेत से लौट ही रहे थे कि कालू और सिपाही उनके दरवाजे पर आ पहुंचे। राम स्वरूप, लाला जी ने हमें भेजा है। आज तुम्हारी कर्ज की रकम चुकाने का दिन है। पैसे तो है ना? लाओ, मुझे दे दो। कालू भाई, पैसे तो नहीं है, थोड़ा और वक्त दे दो। फसल कटने में अभी समय है।
लाला जी को और वक्त नहीं चाहिए। अगर आज पैसे नहीं दिए तो कल तुम्हें इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये घर अब लाला जी का हो जाएगा। यही सेठ लाला जी का फैसला है। शांति दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फुसफुसाई, हे भगवान, ये कैसी संकट की घड़ी है, कृपया हमारी मदद कीजिए। कृपा करो कालू भाई, मेरा बेटा पढ़ रहा है। वो जल्दी ही नौकरी करेगा और सारा कर्ज चुका देगा। तुम्हारा बेटा, वो तो शहर में मस्ती कर रहा होगा। कौन कर्जा चुकाएगा? अब बातें मत बनाओ, कल सुबह तक का वक्त है, नहीं तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कहकर दोनों चले गए। रामस्वरूप वहीं खड़े खड़े रह गए, मानो वो पत्थर की मूर्ति बन गए हो। शांति बाहर आई और बोली, कुछ सोचो रामस्वरूप, कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं शांति, हमारे पास है क्या? बस यही घर और विकास का सपना। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। विकास को बुला लेते हैं, शायद वो कुछ सुलह कर सके। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। वो पढ़ाई करने गया है, वो हमारा एकमात्र सहारा है। अगर वो पुलिस में चला गया तो लाला जैसे लोगों का डर गांव में खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर रामस्वरूप टूट चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो लाला से मिलकर विनती करेंगे। सुबह का समय था। अगली सुबह रामस्वरूप हिम्मत जुटाता है और लाला की हवेली की ओर निकल जाता है। लाला बरामदे में बैठा था। उसने रामस्वरूप की ओर देखा और बोला, क्या बात है रामस्वरूप, पैसे लेकर तो आए हो ना, या बस यूं ही खाली हाथ विनती करने आ गए? लाला जी, मेरी विनती सुन लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। अगर आप मेरा घर ले लेंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। थोड़ा और वक्त दे दीजिए, फसल कटते ही आपका सारा पैसा दे दूंगा। तुम्हारी फसल से क्या होगा? तुम्हारी फसल का एक टुकड़ा पहले ही मेरे पास है। अब तुम्हारे पास वही घर बचा है। मुझे उस जमीन पर एक नया गोदाम बनाना है। तुम्हारा घर वहां बेकार खड़ा है। लेकिन लाला जी, वो हमारा पुश्तैनी घर है। मेरे बाप दादा ने उसे बनाया था। तो क्या हुआ? कर्ज लेते वक्त पुश्तैनी घर की याद नहीं आई? अब दया की भीख मांग रहे हो? नहीं रामस्वरूप, व्यापार व्यापार होता है, भावनाओं से नहीं चलता। कर्ज तो चुकाना ही होगा, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। कालू सिपाही, इधर आओ। दोनों दौड़ते हुए आए। जी सेठ लाला जी। इसे यहाँ से जाने को बोलो और कल इसके घर जाकर इसका सारा सामान बाहर करो और घर खाली कर दो। अब बस बहुत हो गया। नहीं लाला जी, नहीं, मेहरबानी करो, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। हम फिर कहाँ जाएंगे? नाटक मत करो, तुम्हें मालूम था कि कर्ज नहीं चुका पाओगे, फिर भी लिया। अब नतीजा भुगतो। रामस्वरूप की आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर वो शांति को सारी बातें बताता है। क्या क्या कहा? हमें 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 घर खाली करना होगा? क्या सच में? लगता तो ऐसा ही है लाला की बातों से। अगले ही दिन लालू और सिपाही आता है और घर खाली करने को कहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? ये हमारा घर है, ऐसा मत करो। था, अब नहीं रहा। ये लाला जी का हुक्म है, अब ये घर उनका है। रामस्वरूप जानता था कि लाला अब नहीं मानेगा। विनती करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, हम घर खाली करते हैं। बर्तन, चारपाई, कपड़े, सब कुछ आंगन में बिखरा पड़ा था। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब लाला से डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई विरोध कर पाता। सब खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। अब से ये घर लाला ओम प्रकाश की संपत्ति है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रामस्वरूप और शांति अपने ही आंगन में अपने सामान के बीच बेघर होकर खड़े थे। आसमान में बादल छा गए थे, हवाएं चल रही थी, बारिश होने वाली थी। अब हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा तो कोई ठिकाना ही न रहा।
राम स्वरूप ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें खोई खोई सी थी। अचानक उसने फैसला किया। हम मंदिर में चलेंगे, वहां की कोठरी खाली है, पुजारी जी हमें रहने देंगे। वो गांव के एक नेक इंसान हैं। उन्होंने अपना सामान समेटा और गांव के छोटे से मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के पुजारी पंडित जगन्नाथ दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने राम स्वरूप और शांति को आते हुए देखा तो वो समझ गए। आओ आओ आओ, भगवान का घर है, सबका स्वागत है। कोठरी छोटी और अंधेरी थी, लेकिन उस रात बारिश से बचने के लिए वो एक शरण स्थली थी। राम स्वरूप और शांति ने वहां अपना डेरा डाला, लेकिन राम स्वरूप के दिल में एक आग जल रही थी, अपमान की आग, बेबसी की आग। उसने फैसला किया कि अब वो विकास को सब कुछ बताएगा। अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं था। अगले ही दिन राम स्वरूप ने फोन मिलाया। दूसरी ओर उसके बेटे की आवाज थी। पापा आप कैसे हैं? माँ कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक है। तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? पापा आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, सब ठीक तो है ना? आखिरकार राम स्वरूप ने अपनी सारी बात बता दी। कर्ज, लाला का अत्याचार, घर से बेदखली, मंदिर में शरण। फोन की दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। पापा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तू पढ़ाई में व्यस्त था बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तेरा ध्यान भटके। पापा मेरी पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप और माँ का सम्मान उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। पापा मैं कल ही वापस आ रहा हूँ। लेकिन तैयारी, उसका क्या? पापा मेरी कोचिंग क्लास पूरी हो चुकी है, कल मेरी एग्जाम है। अब मैं घर पर ही रहकर प्रैक्टिस करूंगा और फॉर्म भरकर एग्जाम देता रहूंगा। अगर मैं अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर सकता तो इस पढ़ाई का क्या फायदा? मैं कल आ रहा हूँ। फोन कट गया। राम स्वरूप के मन में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही डर भी था। विकास अगले ही दिन एग्जाम देकर शाम को गांव पहुंचा। बस स्टॉप से सीधा मंदिर पहुंचा। जब उसने अपने माता पिता को उस छोटी सी कोठरी में देखा तो उसका दिल टूट गया। राम स्वरूप उदास लग रहा था। बेटे को देखकर शांति की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू आ गया बेटा, देखना बेटा ये सब क्या हो गया। सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं हूँ ना। मैं पढ़ाई के साथ साथ वहाँ मकान मालिक के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता था। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, शायद लाला मान जाए और फसल कटने तक हमें समय दे दे। पापा आप चिंता न करें, मैं लाला से बात करूंगा। नहीं बेटा, वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसके पास गुंडे हैं। पापा मैं अब वो बच्चा नहीं हूँ जो लाला से डरता था। मैंने बाहर से बहुत कुछ सीखा है। आप निश्चिंत रहिए, मैं बात कर लूंगा। इसके बाद विकास सीधे लाला ओम प्रकाश के घर पहुंचा। लाला ओम प्रकाश आंगन में कालू और सिपाही के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसने विकास को देखा। विकास लंबा, तगड़ा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी नजरों में कोई डर नहीं था। तो तू राम स्वरूप का बेटा है, सुनता हूँ शहर में पढ़ते हो और खूब मेहनत भी करते हो। पैसे लेकर आए हो क्या? हाँ लाला जी, पैसे लेकर आया हूँ। लाला ने विकास को अंदर बुलाया। बताओ पूरे पैसे लाए हो ना? मेरे पास तो फिलहाल 8,000 रुपए ही हैं। कृपया हमें हमारा घर वापस कर दीजिए, बाकी के पैसे फसल कटने पर पापा चुका देंगे। इतने पैसे काफी नहीं हैं, तुम्हारे पास आए कहाँ से? विकास ने लाला को सारी बातें बताई, ट्यूशन पढ़ाने वाली भी। लाला उसकी बातों से और बात करने के तरीके से प्रभावित हो गया। ठीक है, घर तो वापस मिल जाएगा, लेकिन मेरे खेतों में काम करना होगा जब तक पूरा कर्जा नहीं चुका देते। जी ठीक है, मुझे मंजूर है। विकास लाला को पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। वो खुश था कि अपने माता पिता का उसने घर वापस ले लिया है। सुबह का समय था। अगले ही दिन राम स्वरूप अपने परिवार के साथ अपने घर पर वापस आ जाता है। घर में एक अलग ही खुशी की लहर थी। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा अगर तुम ना होते तो आज हम पता नहीं किस हाल में होते। कोई बात नहीं पिताजी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं खूब मेहनत करूंगा। शांति ने एक गाय पाल ली।
और उसका दूध बेचकर कुछ पैसे कमाने लगी। बेटा, तुम पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करो। लाला के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, बहुत मुश्किल से लाला माना है। मेरी पढ़ाई की चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। विकास ठीक कह रहा है शांति, हमें शर्त नहीं तोड़नी चाहिए। विकास खूब मेहनत करता। वो दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में सपना था। अगले ही दिन उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। विकास कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथों में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो काम जारी रखता है। राम स्वरूप देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा अब रहने दे, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मैं काम पूरा करूंगा। माँ कहा करती हैं कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में लाला ओम प्रकाश वहाँ पर आता है और साथ में कालू और सिपाही को भी लेकर आता है। अरे ओम प्रकाश, आज शाम तक पूरे खेत की जुताई हो जानी चाहिए। अगर समय से काम पूरा नहीं किया तो तेरे घर को मैं फिर से कब्जा कर लूंगा। राम स्वरूप कुछ नहीं कहता। विकास अंदर ही अंदर गुस्से में आ जाता है, पर वो धैर्य से काम लेता है और कहता है, सेठ लाला, हम मेहनत कर रहे हैं और बाकी बचे पैसे भी तय समय से चुका देंगे। हाँ हाँ ठीक है। इतना कहकर लाला वहाँ से वापस चला जाता है। पिताजी, मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है और एग्जाम भी काफी अच्छा गया है। मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और गर्व भी है। विकास फिर से काम पर लग जाता है। ये लगभग रोज का था। लाला ओम प्रकाश ऐसे ही धमकी देता रहता। सुबह का समय था। अगले ही दिन एक डाकिया आता है। वो विकास के नाम का एक लिफाफा देकर चला जाता है। वो लिफाफा खोलकर देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। विकास का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। वाह, मैंने कर दिखाया। मेरे माता पिता का सपना पूरा हो गया। अब उन्हें लाला के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कुछ ही हफ्तों में विकास सरकारी गाड़ी से अपने गांव वापस आता है। वो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका होता है। गांव वाले भी उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। पिता राम स्वरूप और माता शांति की आंखें नम हो जाती हैं। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने अपना वादा पूरा कर दिखाया। गांव वाले विकास की सफलता से बहुत खुश थे। लाला, जो कभी राम स्वरूप का अपमान करता था, वो आता है और कहता है, विकास बाबू, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप खूब तरक्की करें और नई ऊंचाइयों को छुएं। धन्यवाद सेठ लाला जी। और साथ ही मैं राम स्वरूप से माफी मांगता हूँ। मैं अहंकारी हो गया था। लाला जी, आपने तो माफी मांगकर अपना बड़प्पन दिखा दिया। सेठ लाला जी, माफ करना तो इंसानियत का धर्म होता है, पर किसी गरीब का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। किस्मत कभी भी पलट सकती है। विकास अब गांव वालों के लिए काम करने लगता है। वो रोज उनके बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। वो उन्हें तरह तरह के सरकारी योजनाओं के बारे में बताता था तथा किसान लोन के बारे में भी, जहां उन्हें सस्ता कर्ज मिल सके। एक दिन विकास गांव वालों से बातें कर रहा था। राम स्वरूप भी वहीं पर बैठे थे। दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान भी सहा है, लेकिन मैंने अपना कार्य खूब मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। बेटा, हमें तुम पर गर्व है। पूरे गांव वालों को तुम पर नाज है। अब गांव के युवा भी उससे प्रेरणा लेते और वो भी उसका पूरा सहयोग करते। शाम को वो गांव के मंदिर जाता है और हाथ जोड़ता है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी जिससे हमारा सपना पूरा हुआ। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और इस प्रकार विकास अपने परिवार के साथ खुशी खुशी और हर्ष उल्लास से जीवन व्यतीत करने लगा।